जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम चल रहे हैं पढ़ने कक्षा 12वीं की इतिहास के अध्याय 2 को, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। इस समय काल को हम चल रहे हैं पढ़ने। ये समय काल भारत के इतिहास का माना जाता है कि सबसे बेहतरीन काल है। ये भारत का वास्तविक प्राचीन इतिहास इसी को कहा जाता है। यही है भारत का प्राचीन इतिहास। क्योंकि देखो, आपको मैं बता देता हूं, हड़प्पा आपके सिंधु और उसके बीच का जो समय काल है ना, उसके समय काल में हमें कोई भी चरणबद्ध मतलब सीरीज वाइज हमारे इतिहास के एविडेंस नहीं मिले हैं। इतिहास का हमारा जो सीरीज वाइज एविडेंस है ना, वो हमें नहीं मिला है। हमें हमारा इतिहास का एविडेंस मिलना स्टार्ट होता है हमारा इस समय काल से, आपके मौर्य काल से। मौर्य काल से माना जाता है भारत के इतिहास का, भारत के प्राचीन इतिहास का प्रारंभ। भारत के प्राचीन इतिहास का प्रारंभ माना जाता है मौर्य काल को। और मौर्य काल से भारत के इतिहास की हमें एक एक डिटेल पता है, और वो भी सीरीज वाइज सब कुछ पता है हमें। इसलिए इसे माना जाता है कि ये भारत के इतिहास का प्रारंभ, भारत के प्राचीन इतिहास का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। इससे पहले का जो भी इतिहास है वो हमारे पास डिटेल वाइज नहीं है, उसके एविडेंस हमारे पास उतने इनफ नहीं है। लेकिन यहां से जो इतिहास मिला है हमारे पास उसके सारे एविडेंस अवेलेबल हैं। तो भाई, इतिहास बिना साक्ष्यों के नहीं लिखा जाता। इतिहास में आपको साक्ष्य चाहिए ही चाहिए। तो यहां से हमारे पास इतिहास के सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं, और कौन कब कैसे राजा बना है इन सब बातों का हमें पता है। एक एक बात का हमें पता है। कहां से? मौर्य काल से। लेकिन इससे पहले के बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं है। इससे पहले के कालखंड को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। और उससे पहले के काल को कहते हैं हम वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर ये कालखंड आता है आपका। तो आप इस समय काल को चल रहे हैं पढ़ने। ये समय काल आप चल रहे हैं पढ़ने। 1200 वर्षों का समय काल चल रहे हैं आप पढ़ने। तो इसमें दो प्रमुख साम्राज्य हैं। फिर से सुन लो, दो प्रमुख साम्राज्यों के बारे में आप पढ़ेंगे। एक है आपका मौर्य और एक है आपका गुप्त। एक है आपका मौर्य काल और एक है आपका गुप्त काल। मौर्य काल और गुप्त काल आपके इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक है। गुप्त काल में आप सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे अशोक को, और यहां पर आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। इसको पढ़ेंगे आप चंद्रगुप्त को पढ़ेंगे आप। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को आप यहाँ पर विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसकी पीठ पे विक्रम बेताल की कहानी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें यही वाला होता है। ठीक है, और गुप्त काल को फिर से सुन लो, गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप इस चल रहे हैं चैप्टर में पढ़ने और जानने। और अशोक को महान अशोक क्यों कहा जाता है, इस बात को भी आप इसी चैप्टर में डिटेल पूर्वक समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो समझते हैं कि कैसे आपका मौर्य वंश स्थापित होता है, उसे कौन स्थापित करता है, और मौर्य वंश के आने से पहले इस परिवेश की क्या स्थिति थी। मौर्य वंश की उत्पत्ति बिहार पाटलिपुत्र में होती है। पटना, आज जिसे हम पटना कहते हैं, वो उस समय पाटलिपुत्र कहलाता था, मगध कहलाता था। बिहार उस समय मगध कहलाता था। ठीक है, तो मगध से स्टार्ट होता है आपका गुप्त काल, और आपके यहां तक रहता है, आपके हिंद कुश पर्वत तक भारत का प्रसार करता है। तो ये जान लो,
तो इतना बड़ा होता है मौर्य काल। मौर्य काल में ही पहली बार अखंड भारत बनता है। जो हम आज सुन रहे हैं अखंड भारत, वो अखंड भारत पहली बार हमें किसी साम्राज्य में दिखाई पड़ता है। तो वो किसके साम्राज्य में दिखाई पड़ता है? किसके? अशोक के, महान सम्राट अशोक। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल पूर्वक। तो पहले तो हम समझ लेते हैं इस साम्राज्य के स्थापना से पहले यहाँ की स्थिति किस प्रकार की थी, किस प्रकार का भौगोलिक परिवेश था, क्या क्या चीजें थी। ठीक है, और क्यों ये मगध इतना ताकतवर साम्राज्य बन पाया, मगध साम्राज्य इतना ताकतवर साम्राज्य क्यों बन पाया। बहुत सारे कारण होते हैं किसी भी साम्राज्य के ताकतवर होने में। भौगोलिक कारण तो सबसे बड़ा कारण होता है, ये बात जान लो। जिंदगी में देखो, अगर आप कहेंगे कि देखो ये गुजरात के लोग व्यापारी हैं, तो इसके पीछे इनका भूगोल भी बहुत बड़ा कारण है। भूगोल इनका बहुत बड़ा कारण है व्यापारी बनने में, क्योंकि यहाँ पर खेती नहीं होती, और खेती है नहीं तो इनके लिए कमाने का क्या साधन है? व्यापार। दूसरे देश से, दूसरे क्षेत्रों से लाते हैं चीजें और बेचते हैं, और वहीं से अपना ही कमाते हैं और खाते हैं। और यहाँ के लोग किसान हैं, तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल लैंड है, इन्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। पानी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में, इन्हें घर बैठे भोजन मिल रहा है, तो इन्हें कहीं और जाने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए आप ये देखेंगे कि इस क्षेत्र के लोग ज्यादा व्यापार में रुचि नहीं लेते। इस क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा किसमें रुचि लेते हैं? इस क्षेत्र के लोग ज्यादा कृषि में रुचि लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा नौकरी में रुचि लेते हैं। इसके अलावा किसी चीज में उनकी रुचि नहीं होती। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और समझते हैं भारत के प्राचीन राज्य को। प्राचीनतम राज्य, देखो प्राचीन भारत की राजनीतिक अवस्था का ज्ञान धार्मिक ग्रंथों, विशेषकर बौद्ध ग्रंथों से होता है। तो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जो हमारे पास जानकारी है, उसकी जानकारी का स्रोत क्या है? धार्मिक ग्रंथ, और खासकर कौन से ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ। भारत के प्राचीन इतिहास के जानकारी का स्रोत क्या है हमारे पास? धार्मिक ग्रंथ, और खासकर की बौद्ध ग्रंथ, क्योंकि बौद्ध धर्म इसी समय काल में फला और फूला है। दो धर्म इस समय काल में स्थापित होते हैं, एक होता है आपका बौद्ध धर्म और एक होता है आपका जैन धर्म। अगर चौथा चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो चौथे चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारत के अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राचीन भारत को जानने और समझने के हमारे क्या स्रोत है, तो आप क्या बताएंगी? धार्मिक ग्रंथ, और स्पेसिफिकली किसे? बौद्ध धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, ये ना हो अगली बार पूछूं तो बता ना पाओ, बताना है ये। ठीक है, इन ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं वह यह है कि उन दोनों शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल हो रही थी एवं देश के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राज्य का अस्तित्व था। देखो, अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि यहाँ पर विकेंद्रित ताकत थी, मतलब बहुत सारी ताकतें थी, कोई एक ताकत नहीं थी। इस समय काल में ताकत कहीं पर नहीं थी। जैसे आज हमारे देश में दो स्तर की सरकार है ना, दो स्तर की सरकार है कि नहीं है? हाँ। कौन कौन सी? अरे बताओ मुंह से, कौन कौन सी है? केंद्र और राज्य। हाँ, केंद्र और राज्य। जिसमें ताकतवर ज्यादा कौन है? केंद्र सरकार, और राज्य सरकार उसके अधीन है। किसके? केंद्र सरकार के अधीन है सारी राज्य सरकारें। लेकिन इस समय काल में कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, सब अपने आप में इंडिपेंडेंट थे, बहुत सारे राजा थे, और इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं था। किस समय काल में? प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में सत्ता विकेंद्रीकृत थी, बहुत सारे रजवाड़े थे, बहुत सारे, और इनका कोई एक हेड नहीं था, इनका कोई एक हेड नहीं था, इनका कोई एक हेड नहीं था। ये आपस में ही लड़ मर रहे थे, ये आपस में ही लड़ और मर रहे थे।
समझ में आई बात? तो ये बटे हुए थे। इस सत्ता के अभाव, ये सत्ता का अभाव, इसे क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। परंतु धीरे धीरे साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ और शक्तिशाली राज्यों ने निर्बल राज्यों के अस्तित्व को समाप्त कर अपने साम्राज्य विस्तार की चेष्टा की। अब देखो, जो इनमें से ताकतवर राज्य थे, उनके अंदर ये भावना पैदा हुई कि हमें अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए, हमें अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। इस भावना को क्या कहते हैं? इस भावना को कहते हैं साम्राज्यवाद। जैसे ब्रिटेन के अंदर ये भावना पैदा हुई कि हमें अपने क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए और हमें दुनिया के दूसरे देशों पर चल के कब्जा करके उन पर राज करना चाहिए। ये जो दूसरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की ये जो भावना है ना, इस भावना को क्या कहा जाता है? इस भावना को साम्राज्यवाद की भावना कहा जाता है। तो इन्होंने भी इनमें से मान लो ए बी सी डी ई एफ, मान लो डी ताकतवर है किससे? बी से। डी ताकतवर है बी से, तो डी ने बी पर चढ़ाई कर दी और बी को अपने में सम्मिलित कर लिया। बी के राजा को मार दिया और उसको अपने में सम्मिलित कर लिया। तो ये जो सम्मिलित करने की प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को साम्राज्यवाद की प्रक्रिया कहा जाता है। तो धीरे धीरे करके जो भारत में बहुत सारे राजा थे, धीरे धीरे जो ताकतवर राज्य थे, उन्होंने धीरे धीरे करके छोटे छोटे राज्यों को अपने में डाइल्यूट कर लिया। क्या कर लिया? मिला लिया। तो इस प्रकार से भारत में फिर अंत में सिर्फ 16 बड़े राज्य बन गए। तो उन्हें क्या कहा गया? 16 महाजनपद। क्या कहा गया? 16 महाजनपद। तो अभी सुनोगे आप, इसी में आगे सुनो। उस समय भारत में जनपदों का अस्तित्व था, जिनका उल्लेख बौद्धिक और जैन दोनों ही साहित्यों में मिलता है। तो उस समय इनको क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। जो ये छोटे छोटे थे, इनको क्या कहा जाता था? जनपद। लेकिन जब तो इन्हें जनपद कहा जाता था। इन जनपदों में मुख्य तौर पर एक ही जाति, एक ही वर्ग के लोग निवास करते थे। लेकिन जब साम्राज्यवाद हुआ तो डाइल्यूजन हो गया। तो डाइल्यूजन के बाद बहुत सारे महाजनपद बन गए। तो जब महाजनपद बने तो वहां पर एक जाति, एक वर्ग के लोग नहीं रह गए। नहीं, पहले जो जनपदों का निर्माण हो रखा था वो एक जाति विशेष या एक धर्म विशेष, जाति विशेष, उस समय धर्म नहीं था। भारत में सिर्फ एक ही धर्म था और सनातन था। बाद में जैन धर्म आया और फिर बाद में बौद्ध धर्म आया। तब तक भारत में सिर्फ एक धर्म था, वो भी सनातन, हिंदू नहीं, सनातन धर्म। समझ में आई? और उसे उस समय ब्राह्मणीय धर्म कहा जाता था, सनातन भी नहीं कहा जाता था। ठीक है, आगे सुनो आप। तो जनपद क्या है पहले ये भी समझ लेते हैं। ऋग्वेद के वर्णों से प्रकट होता है कि आर्य अनेक जनों में विभक्त थे। आर्य अनेक जनों में विभक्त थे। ऋग्वेद में जन शब्द को एक विशिष्ट जन समूह के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। वैदिक युगीन लोग स्वयं को एक ही पूर्वज की संतान मानते थे। इस युग में विभिन्न कुटुंबों अथवा परिवारों को मिलाकर एक जन का निर्माण होता था। जनपदों का उदय तो संभवतः ब्रह्मांड काल में हुआ, क्योंकि जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा जा सकता है। समस्त देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जनपदों का तांता फैल गया था। एक प्रकार से जनपद राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की इकाई बन गए थे। तो पहले जनपद जो है ये एक जाति विशेष के लोगों का, एक कुटुंब के लोगों का निवास स्थल था और ये ही उनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र बन गए थे। लेकिन जब कुछ राजाओं के अंदर ये भावना पैदा हुई, कौन सी भावना? साम्राज्यवाद की। तो उन्होंने जनपदों की ये जो
वर्ग विशेष की भावना थी, उस वर्ग विशेष की भावना को समाप्त करके उसे एक साम्राज्य का रूप प्रदान करना प्रारंभ कर दिया, उसे एक साम्राज्य का रूप प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से आपके जनपद किसमें परिवर्तित होते गए? महाजनपदों में। तो इन बहुत सारे जनपदों को मिलाकर भारत में 16 महाजनपद रह गए एट द एंड साम्राज्यवाद के बाद। और बाद में इनमें से भी बहुत सारे महाजनपद समाप्त हो जाते हैं, कुछ ही एक जनपदों का ही अस्तित्व बचा रह जाता है, कुछ ही एक जनपदों का अस्तित्व बचा रह जाता है। आगे सुनिए तो पता चलेगा। प्रारंभ में जनपद में किसी एक वर्ग विशेष के मनुष्य ही रहते थे, अंडरलाइन कर लो इसे, किसी एक वर्ग विशेष के मनुष्य रहते थे एवं एक जन जिस प्रदेश में अस्थायी रूप से बस गया वहीं उसका जनपद हो गया। परिणाम स्वरूप प्रत्येक जनपद एक ही जातीय, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परंपरा के ऊपर संगठित था। प्रत्येक जनपद में बहुत सारे गांव एवं नगर होते थे। कालांतर में अन्य वर्गों और जातियों के लोग भी उनके जनपदों में आकर बसने लगे। इस प्रकार कालांतर में विकसित जनपद जातीय इकाई की अपेक्षा एक राजनीतिक इकाई के रूप में विकसित हो गया। तो धीरे धीरे पहले तो लोग एक जाति विशेष के लोग ही रहते थे और धीरे धीरे जब उनके बीच में देखो एक दिन में राजनीतिक भावना पैदा नहीं होती, धीरे धीरे ही लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा आती है और प्रतिस्पर्धा राजनीति को पैदा कर देती है। पहले दिन से किसी के अंदर प्रतिस्पर्धा नहीं आ जाती है। पहले दिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर प्रतिस्पर्धा नहीं आती। जब वो स्कूल में जाने लगता है और धीरे धीरे उसके अंदर समझ पैदा होने लगती है, तब जाकर उसके अंदर प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। तो प्रतिस्पर्धा पैदा होना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा समाज में गुणवत्ता लाती है। तो इस प्रकार से जो जनपद थे, जो पहले एक जाति वर्ग विशेष संस्कृति के लोगों का था, पर धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर इनका विकास होने लगा। और जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आती है इंसान के अंदर, तो उसके अंदर विकास की संभावनाएं पैदा होती हैं। और जब उसके अंदर विकास की संभावनाएं पैदा होती है तो वो अपना विस्तार करने का प्रयास करता है। और जब वो अपना विस्तार करेगा तो दूसरे के क्षेत्र को अपने अधीन करेगा ही करेगा। ये एक वास्तविकता है। आज किसी का राज है तो कल किसी और का राज होगा, ये बात जान लो। आज अगर इनका राज है तो कल किसी और का होगा, ये स्वाभाविक है, ये दुनिया का दस्तूर है। आज आप किंग बने बैठे हैं तो कल कोई और किंग बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर किंग बने रहेंगे, ये कदापि संभव नहीं है, ये कदापि संभव नहीं है। हर चीज में बदलाव होना तय है, हर चीज में बदलाव होना तय है। तो यही चीज है, जब इंसान के अंदर महत्वाकांक्षाएं पैदा होती हैं तो वो धीरे धीरे चीजों को बदलता है। तो इसी प्रकार से जो पहले जनपद एक वर्ग जाति विशेष के लोगों के थे, लेकिन जब यहाँ राज करने वाले व्यक्ति के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा पैदा हुई और फिर उसने दूसरे जनपद छोटे और उससे कमजोर जनपदों पर जब उसने अपना आधिपत्य किया, तो वो धीरे धीरे जनपद किसमें परिवर्तित हो गए? महाजनपदों में। ठीक है, आगे सुनिए तो आपको पता चलेगा। 16 महाजनपद, ये याद रखना है, 16 महाजनपद। छोटे छोटे जनपद बड़े जनपदों में समाहित हो गए। आ गई ना बात? छोटे छोटे जनपद बड़े जनपदों में समाहित हो गए और जनपदों की संख्या कम होने लगी। इस प्रकार तत्कालीन भारत में महाजनपद काल का उदय हुआ। तो इस प्रकार से भारत में महाजनपद काल का प्रारंभ हुआ। किस कारण से? साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति के कारण से। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद है अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने की इच्छा शक्ति, अपने साम्राज्य के विस्तार की इच्छा ही क्या कहलाती है? साम्राज्यवाद। सीधी सिंपल सी बात है, साम्राज्यवाद वो विचारधारा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपना विस्तार करना चाहता है। व्यक्ति अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का, अपनी राजनीतिक व्यवस्था का विस्तार करना चाहता है। उस व्यवस्था को हम कहते हैं साम्राज्यवाद। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल देख लो,
10 साल में ही 10 या 12 साल में उन्होंने अपनी पार्टी को कितने बड़े स्तर पर फैला दिया है। आज उनका हर भारत के हर राज्य में अपना संगठन बना लिया है। तो ये जो अलग अलग राज्यों में अपने संगठन बनाने का जो ये इच्छा है ना, इसी को हम कहेंगे साम्राज्यवाद। और आज इसे लोकतांत्रिक तौर पर कह रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे सुनिए। तो महाजनपद, और यहीं से आपका महाजनपद काल का उदय होता है। गौतम बुद्ध के आविर्भाव से पूर्व भारत में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इनकी संख्या 16 दी गई है। इनके नाम थे, अंडरलाइन करो, काशी, कौशल, अंग, मगध, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, वज्जी एवं मल। ये है 16 महाजनपद जिनका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर में मिलता है। इनमें से कुछ जनपदों का उल्लेख बार बार मिलता है। कौन से हैं वो? अवंती, वत्स, कौशल, मगध, कुरु तथा पांचाल। ये वो जनपद हैं जिनका सबसे ज्यादा दबदबा होता है आपके महाजनपद काल में। ये सभी जनपद गंगा यमुना की घाटियों में स्थित थे। ठीक है, ये सारे के सारे गंगा यमुना की घाटियों में स्थित थे। इस युग की राजनीतिक प्रवृत्ति मुख्यतः साम्राज्यवादी थी, जिसके फलस्वरूप बड़े राज्यों में सत्ता तथा संप्रभुता के लिए निरंतर संघर्ष तथा युद्ध होते रहते थे। काफी लंबे समय तक काशी, कौशल, अवंती तथा मगध राज्यों में इसके लिए प्रतिद्वंदता चलती रही, जिनमें अंतिम विजय मगध राज्य को प्राप्त हुई। इस विजय के परिणाम स्वरूप मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया और अगली कई शताब्दियों तक संपूर्ण भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। तो इनके बीच में फाइट होती है। एट द एंड जीतता कौन है? मगध। मगध किंग बनता है और वो एक लंबे समय तक पूरे भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु बन जाता है। मगध मतलब आज का आधुनिक बिहार। आज का आधुनिक बिहार मगध है। समझ में आएगा? झारखंड भी इसी में ऐड है। ठीक है, मगध में ही झारखंड भी ऐड है और बिहार भी ऐड है। तो ये है मगध। तो ये महाजनपदों की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की लड़ाई में एट द एंड जीतता कौन है? मगध। और मगध का एक लंबे समय तक 100 साल तक भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहता है। एक लंबे समय तक भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु बन जाता है मगध। क्यों बनता है ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसी क्या चीजें हैं मगध के पास जो और महाजनपदों के पास नहीं थी? कौन सी विशेष चीजें मगध के पास थी जो मगध को और सभी जनपदों में बहुत खास बनाती थी? ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे सुनिएगा। प्राचीन भारत में इन 16 महाजनपदों के अतिरिक्त अनेक गणराज्य भी विद्यमान थे। बौद्धकालीन अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों में कपिल वस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिया, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह, पिपली वन के मोरिये, सुसु मारगिरी के भाग, अलकप के हुरी, केसपुत के कलाम तथा वैशाली के लिच्छवी वियो के उल्लेख पाली ग्रंथों में हुआ है। ये गणराज्य है जहां पर एक समूह के द्वारा शासन किया जाता था, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं। एक होती है राजशाही, एक होती है गणराज्य। गणराज्य वो व्यवस्था होती है जिसमें एक समूह के द्वारा शासन को संचालित किया जाता है। एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, एक समूह बैठता है और उसके द्वारा शासन को संचालित किया जाता है, उसे कहा जाता है गणराज्य व्यवस्था। ठीक है, तो ये वो थे 16 महाजनपदों के अतिरिक्त जहां पर गणराज्य व्यवस्था के अंतर्गत शासन चलाया जाता था। और गौतम बुद्ध भगवान का जन्म भी एक गणराज्य में हुआ था और वो शाक्य थे। शाक्य जनपद में शाक्य मुनि उन्हें कहा जाता है क्योंकि उनका कुल शाक्य था। ठीक है,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के प्रणेता भगवान महावीर एवं भगवान बुद्ध इन्हीं गणराज्यों से संबंधित है। दोनों महासंतों का जन्म इन्हीं गणराज्यों में से हुआ है। तो अब आते हैं महाजनपदों की सामान्य विशेषताएं। क्या थी महाजनपदों की विशेषताएं? वो कौन सी चीजें थी जो महाजनपदों को विशेष बनाती थी? हर महाजनपद में आपको ये 8 चीजें देखने को मिलती थी। ये 8 चीजें हर महाजनपद में मौजूद थी। क्या थी वो 8 चीजें? सुनिएगा। इन महाजनपदों की कुछ सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या है? पहली सुनिएगा। अधिकांश महाजनपदों के नाम वंशों पर आधारित थे, स्थान विशेष के आधार पर नहीं। एक शाखा या वंश के लोग एक जनपद में ही निवास करते थे, यद्यपि कालांतर में उसमें अन्य लोग भी बसने लगे। तो ये इन महाजनपदों का नाम किसी न किसी जाति या किसी न किसी वंश पर आधारित होता था। इनका नाम स्थान के आधार पर नहीं, इनका नाम वंश या वर्ग के आधार पर होता था। ये पहली विशेषता है किसकी? महाजनपदों की। दूसरी क्या है? अपवादों को छोड़कर सभी जनपदों में क्षत्रिय वर्ण के लोग ही शासक थे। अपवाद छोड़ दें, नहीं तो सभी महाजनपदों में क्षत्रिय वर्ण के लोग ही शासन करते थे। ठीक है, कुछ को छोड़ दिया जाए तो अपवाद। अधिकांश जनपद उत्तरी भारत से ही संबंधित थे। उत्तरी भारत से ही अधिकांश जनपदों का संबंध था। ठीक है, और क्या है? इस युग में राजतंत्रात्मक तथा गणतंत्रात्मक दोनों ही प्रकार के जनपदों का अस्तित्व था। तथापि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप राजतंत्र की प्रवृत्ति अधिक विकसित होने लगी थी। राजतंत्रात्मक वो व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें एक व्यक्ति हेड ऑफ द पावर होता है, और गणतंत्रात्मक मैंने बता दिया एक समूह के द्वारा शासन किया जाता है। और साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति के कारण राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही हावी होती है। ठीक है, और अगला इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद है जनपदों में निरंतर बढ़ती हुई साम्राज्यवादी प्रवृत्ति से सुरक्षा हेतु तथा अपनी शक्ति में वृद्धि हेतु इस युग के शासकों में विवाह संबंधों की प्रवृत्ति का विकास हुआ। तो इस प्रकार से दूसरों से बचने के लिए कभी डी ने ई के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, कभी डी ने ए के साथ। तो इस प्रकार से वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी इन महाजनपदों ने अपने रिश्तों को एक दूसरे से मजबूत किया, जिससे कि इनके ऊपर जब हमला हो तो ये इनकी मदद के लिए आ जाए। तो ये भी हमें महाजनपदों में देखने को मिलती है, एक खास विशेषता। ठीक है, अब इसके बाद छठी विशेषता क्या? प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। ठीक है, और इसके बाद 7वीं, इनकी आय का एक वैध स्रोत पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके धन एकत्रित करना माना जाता था। तो इनकी कमाई का एक बड़ा स्रोत दूसरे पर हमला करके उसके द्वारा अर्जित किए गए धन को चुराकर माना जाता था। यह भी इनकी एक कमाई का बड़ा साधन था। और 8वां इनकी विशेषता क्या थी? धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए, यद्यपि अधिकांश राज्य अभी भी सहायक सेना पर ही निर्भर थे। ये आवश्यकता अनुसार कृषक वर्ग में से सैनिकों को नियुक्त कर लेते थे। तो इस प्रकार से ये लोग अपना पूरा महाजनपद चलाया जाता था। तो ऐसे आपका जनपद काल भारत में रहा, और उसने भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। अब इसके बाद हम अगली क्लास में समझेंगे मगध क्यों सभी महाजनपदों में सबसे ताकतवर महाजनपद बन के निकला, और फिर उसके बाद हम मौर्य काल की राजनीति को समझना प्रारंभ करेंगे। मौर्य काल कैसे अस्तित्व में आया और फिर उसने किस प्रकार से पूरे देश को एकीकृत किया, और क्यों अशोक एक महान राजा कहलाते हैं। इन सब बातों को हम इसी चैप्टर में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।